बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लद्दाख को यूटी का दर्जा हासिल होकर पूरा चौथा साल चल रहा है और जिन उम्मीदों की आस में लद्दाखी थी वो उम्मीदें अब ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रही हैं। इसीलिए सारे लद्दाखी फिक्रमंद हैं, खुद को लेकर, अपने समाज को लेकर और अपने माहौल को लेकर। पिछले हमने जम्मू में प्रोटेस्ट देखा जहां पर बहुत सारे लद्दाखियों ने शिरकत की और साथ ही साथ लेह और करगिल के नामवर अशखास ने भी उनमें न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपने अपने बयानात का भी इजहार किया। और अभी आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे लद्दाख के एक नामवर और हर दिल अजीज शख्सियत जिनाब सोनम वांगचुक ने खरदुंगला टॉप पर जाकर 5 दिन के लिए 26 जनवरी से क्लाइमेट फास्ट रखने का ऐलान किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 शेड्यूल लद्दाख के सस्टेनेंस के लिए क्यों जरूरी है और लद्दाखी हो या ना हो सबको सोनम वांगचुक का साथ क्यों देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि आखिर 6 शेड्यूल क्या है और हमारे सारे लद्दाखी लीडर 6 शेड्यूल क्यों मांग कर रहे हैं। ये जानने के बाद हमें यह मालूम होगा कि 6 शेड्यूल न सिर्फ लद्दाखियों के लिए जरूरी है बल्कि दुनिया के 20% उन आबादियों के लिए भी जरूरी है जो हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर निर्भर हैं। दोस्तों, 6 शेड्यूल हिंदुस्तान कानून के आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) में आता है। आसान अल्फाज में बयान करूं तो ये कानून ट्राइबल इलाकों में लागू किया जाता है जिसके सबब वहाँ के मुकामी लोग अपना कानून कुछ हद तक बना सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत ऑटोनोमस काउंसिल्स यानी खुद मुख्तार काउंसिल बनाते हैं जिनको टैक्सेस टोल्स पर पावर देते हैं और साथ ही साथ कोड भी बना सकते हैं, ट्राइबल कोड, अगर दोनों पार्टी एसटी से ताल्लुक़ रखता हो, और सज़ा 5 साल कैद तक सुना सकते हैं। ये कानून ट्राइबल पॉपुलेशन के तहफ़्फ़ुज़ करती है और ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स के तहत आज़ादी मुहैया करती है। ज़मीन को लेकर कानून बनाने की, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और दूसरे शोबों में कानून बनाने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में अभी 4 स्टेट्स में ये कानून लागू है, वो है मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। दोस्तों, लद्दाख में भी हिल काउंसिल्स है पर 6 शेड्यूल के तहत नहीं है। इसके कुछ की प्रोविजंस यानी कि स्पेशल फीचर्स है। उसमें पहला है गवर्नर इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स या ऑटोनोमस काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने का पावर रखता है। हर काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, उनमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करता है और 26 वोट्स के ज़रिए आवाम चुनती है। तीसरा, इलेक्टेड मेंबर्स 5 साल तक हुकूमत में रहते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर गवर्नर के ऊपर निर्भर रहता है, वो जल्दी भी चेंज हो सकते हैं या 5 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल्स कुछ मामलात में कानून बना सकते हैं जैसे ज़मीन, जंगल, वाटर कनाल, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स वगैरह, लेकिन इन सारे कानून पर गवर्नर का मोहर होना लाजिमी है। दोस्तों, जेएनके स्टेट का ब्यूरिफिकेशन होने के बाद आर्टिकल 335A और 370 हटाया गया, लेकिन लद्दाख में बहुत सारे लोगों को इस बात की परवाह नहीं थी, ये सोचते हुए कि आखिर हम कश्मीर से एडमिनिस्ट्रेटिवली आज़ाद हुए हैं, अब हम लद्दाखी अपना कानून बना सकते हैं और अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान सरकार ने इस आज़ादी के 3 साल बाद भी कोई कानून फराहम नहीं किया और दूसरे यूटीज की तरह ब्यूरोक्रेट्स के हाथों हमारे यूटी को यानी कि हमारे इलाके को सौंप दिया। इस बात का ख्याल जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि लद्दाख एक मामूली जगह नहीं है या दूसरे यूटीज की तरह नहीं है, बल्कि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है हिंदुस्तान के लिए और बहुत ही अहम और ख़ास जगह है क्योंकि इसकी सरहद चाइना और पाकिस्तान दोनों से मिलती है। साथ ही साथ ये भी जहन में रखना होगा दोस्तों कि लद्दाख एक संगलाख एरिया है और संगलाख जगह है और इसकी आब हवा हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट से बहुत ही मुख्तलिफ है। ये इलाका कराकोरम के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में है और बहुत सारी नदियां इसी से वजूद में आती हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वहाँ बसने वाले लोग कुदरती निज़ाम के साथ साथ चले। अगर लद्दाख की इकोलॉजी के साथ कुछ हेर फेर हुआ तो इसका असर हिमालयन रेंज पर ज़रूर पड़ेगा और हम सबको मालूम है कि द ग्रेट हिमालयन रेंज पर दुनिया के 20% आबादी मुनहसर है। तो दोस्तों, ये कंसर्न
या ये क्लाइमेट कंसर्न और इकोलॉजिकल कंसर्न सिर्फ लद्दाखियों का ही नहीं है, बल्कि पूरे हिमालय के अतराफ में ज़िंदगी बसर करने वाले सबका कंसर्न है। दोस्तों, लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में लाएंगे तब सबसे पहले ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और यहाँ के लोग जानते हैं कि यहाँ की ज़मीन को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। दोस्तों, मोगा बे इंडिया के तहत लद्दाख एक ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी था, जिसमें सारी चीज़ों को दोबारा रिसाइकल किया जाता था और कोई वेस्ट नहीं निकलता था। इंसान और जानवर दोनों के गरीजों को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल में लाता था, और हमारे लद्दाखी सोसाइटी एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोसाइटी का एक नमूना था। लेकिन जब से टूरिज्म लद्दाख में आया तब से फ्लश टॉयलेट शुरू करने लगे। मोगा बे इंडिया के तहत एक टूरिस्ट रोज़ाना 7 से 8 बकेट्स पानी टॉयलेट में ही इस्तेमाल करता है। इस वेस्टेज ऑफ वाटर के सबब लेह बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहे हैं, जैसे डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, अनहाइजेनिक ग्राउंड वाटर वगैरह। दोस्तों, अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में नहीं लाया जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आकर लद्दाख में ज़िंदगी बसर करने लगेंगे, और जाहिर है कि बाहर की ज़िंदगी और लद्दाख की खुद की एक ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। एक फ़र्क तो मैंने बता दिया कि कम से कम बाहर के लोग लद्दाख आकर ट्रेडिशनल टॉयलेट्स तो यूज़ नहीं करेंगे, और जाहिर है कि वो लोग लद्दाख में आकर खेतीबाड़ी भी नहीं करेंगे, बल्कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और दूसरे चीज़ें चलाने लगेंगे। इसके सबब हमारे इकोलॉजी पर, हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ही बुरा असर होगा, और इसके सबब हमारे हिमालयन रेंज के यानी कि काराकोरम के उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ पर ग्लेशियर्स है उन पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। जब उन पर बुरा असर पड़ेगा तो पूरा उनके अतराफ में जितने भी सारे आबादियाँ हैं उन पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो वक्त है दोस्तों यही कि हम सरकार से अपने जी जान लगाकर मुतालिबा करें। हमारे लीडर्स जो बोल रहे हैं उनको हम लब्बे कहते उनके साथ दिखले। मैं आखिर में सोनम सर से यही कहना चाहूँगा कि सर, हम आपके साथ हैं और हमेशा अब लोग आपके साथ देता रहेगा, क्योंकि आप इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हो लद्दाख के लिए। पहले से भी आप करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे लद्दाख के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए इस तरह से काम करता रहेगा। तो दोस्तों, इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, और हमारा यकजहती, हमारा यूनिटी जिंदा रहे, सलामत रहे। खुदा हाफिज।